हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बढ़िया होंगे एंड अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, रेगुलरली पढ़ रहे होंगे, है ना। और ई एकेडमी एजुकेशन एंड ई एकेडमी स्कूल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया है, मतलब ऐसा मैं मानती हूँ कि कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो शुभ काम में देरी कैसी भाई, सब्सक्राइब करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, ऐप डाउनलोड करके रखो, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखो। ज़्यादा काम नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है ना। सो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा चल रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था अबाउट टू कंप्लीट, यानी कि खत्म होने वाला है, सिर्फ लास्ट टॉपिक है। सो कैसा लग रहा है? वैसे काफ़ी चैप्टर्स हो गए हमारे, अच्छा लग रहा होगा ना, थोड़ा सिलेबस हमने कवर कर लिया। रिवीजन एंड रिवाइज करना उसको रेगुलरली एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको अच्छे से सारा कुछ पढ़ा दिया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना हो सकेगा मैं यहाँ करा रही हूँ, बट स्टिल आपको भी करनी पड़ेगी, है ना। ऑब्वियसली भाई स्टूडेंट हो, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, हम भी इसी दौर से गुजरे हैं। तो चलिए कॉन्सिक्वेंसेस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? मैंने आपको बताया था रिजल्ट्स या इफेक्ट्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, पहला आपका है डिसोसिएशन। जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल HF है ना, HF में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब ये डिसोशिएट करेगा तो ये फ्लोराइड आयन के बजाय HF2 आयन, इस हिसाब से आप मतलब जो आपको एनायन मिलता है वो HF2 एनायन मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है, वाई KHF2 एग्जिस्ट, ठीक है, बट KHCl2 नॉट, ये क्वेश्चन आता है कई बार। इसी टाइप का मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, क्वेश्चन पूछा हो। तो इसमें देखिए क्या है, KHF2 मतलब K प्लस HF2 नेगेटिव, K प्लस HCl2 नेगेटिव। तो इसका मतलब HF2 नेगेटिव एनायन तो एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स एनायन, लेकिन HCl2 नेगेटिव एनायन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा। उसके साथ आप क्या लिखेंगे, HF2 नेगेटिव एनायन एग्जिस्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि HF मॉलिक्यूल जब डिसोशिएट होता है तो H प्लस F नेगेटिव नहीं देता, बल्कि HF2 नेगेटिव देता है। अब आप लोग सोचोगे यहाँ HF है, यहाँ HF2 नेगेटिव कैसे आ गया? मैंने आपको बताया था ना, HF इस तरह से कोऑर्डिनेटेड है ना। एक HF है आपका, ये सपोज करो HF, तो फर्दर H मतलब इसको मुझे इस तरह से कर लेना चाहिए, रुको, ये आपका उसके बाद बॉन्ड आया, यहाँ F था ना, अगला H, यहाँ F आया। इस तरह से आपका डॉटेड लाइन आपका ऑब्वियसली दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो HF मॉलिक्यूल्स के बीच में डॉटेड लाइन है, वो डॉटेड लाइन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो नेचुरली आपका F नेगेटिव अकेला नहीं है ना, HF2 नेगेटिव के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स एनायन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से KHF2 सॉल्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन KHCl2 नहीं करता, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो ये एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी हो गई ना, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर है हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन याद है, हमने पिछले लेक्चर में किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वही सेम चीज। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर, ये आपसे कोई डायरेक्ट नहीं, अगर वैसे तो देखो सिंपल आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप कॉन्सिक्वेंसेस लिख दोगे, बट एक्चुअल में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल फॉर्म में भी हो सकते हैं, MCQ फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको करेक्ट आंसर जो भी सेंटेंस है पिक कर सकोगे, राइट। तो इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए एसोसिएशन, डाइमराइजेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप सोचो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से पूछा हो, वाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फाउंड टू बी डबल, है ना। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आने के बजाय डबल आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा आपका है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हमें पता है सबको, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF में, अमोनिया में, वाटर में, सब में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, इसी वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। अब इसी तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि H2 एग्जिस्ट एज लिक्विड, बट उसके जो बाकी हाइड्राइड्स हैं H2SE, H2 टेल्यूरियम, वो आपके वाटर की तरह मतलब लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। वहां पे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रीजन होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, H2O लिक्विड बट H2S नॉट, बट H2S एज गैस। अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या करोगे?
तो यहाँ पे भी आपका यही सेम आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपके कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स सॉलिड मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि गैस की फॉर्म में। एसोसिएट हो रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं मतलब गैस तो नहीं हो सकती, गैस में तो आपके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो इसी तरह से देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसको 2-3 बारी पढ़ना। अभी तो हमें पता है कि ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग से है, तो आप जितना सोचोगे वो सिर्फ इसी चैप्टर से रिलेटेड सोचोगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किस चैप्टर से है या किस टॉपिक से है। तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी, जितना ज़्यादा आपने पढ़ रखा होगा, प्रैक्टिस कर रखा होगा, नो डाउट वो तो कारण है ही, एक वो तो एक फैक्टर है ही, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी बच्चे को पता लग जाता है। बट क्वेश्चन जब आप पढ़ो तो उसको ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल फोकस करके कि वो कह क्या रहा है, किस टॉपिक के बारे में कह रहा है। उसके बाद अगर एक बार चैप्टर याद आ जाएगा ना, तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट तो याद आ ही जाएगा कि यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, है ना। और 4 ऑप्शन जो आपको दिए होते हैं वो एक तरह से हिंट ही हैं, ये जानने के लिए कि ये टॉपिक ये क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से आया हुआ है, ठीक है। सो आई होप आप इस तरह से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसी तरह से हमारे कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का भी आपका सेम कॉन्सेप्ट है। बहुत जगह आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां होगी वो सॉल्युबल होगा। जैसे सपोज करो इथेनॉल है, हम ये कहें कि इथेनॉल वाटर में सॉल्युबल है, क्यों है? एक तो आपका लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पोलर नेचर वाला, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, ठीक है। तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस इसके बेसिक से हैं। फिर आएगी वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब वोलेटाइल होना, मतलब कोई चीज़ आपकी इजिली इवेपोरेट करके उड़ जाए। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मतलब सपोज करो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। जब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो काफ़ी देर बाद इवेपोरेट हो रहा है, काफ़ी देर बाद इवेपोरेट हो रहा है, मतलब उसकी वोलेटिलिटी कम है। तो ये क्या आ जाएगा, एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस विल बी द वोलेटिलिटी, ये याद रखना, ठीक है। मोर H बॉन्ड, ये मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, लेस वोलेटिलिटी, ठीक है ना। तो 5 पॉइंट्स हो गए हमारे। इसी तरह हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको मैं रब कर देती हूँ, फिर हम वो पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस एक बार सारे कंप्लीट कर लेना, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो टॉपिक तो क्या होगा, नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो होगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ओके। सो कुछ और पॉइंट्स मैं आपको लिख रही हूँ, आप वैसे तो आपको पता लग जाएगा, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। देखिए क्या, एमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन फॉस्फीन, ठीक, ये सबके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रही हूँ मैं। पहला केस है अमोनिया ग्रेटर देन फॉस्फीन, पता लग गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना जस्ट आना चाहिए। अच्छा, इथेनॉल और डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल में होगी, डाई इथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका देखिए क्या है। थर्ड पॉइंट, या मैं ये कहूँ कि थर्ड केस आप कह सकते हैं, इसके लिए पूरा प्रॉपर क्वेश्चन है कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है देन वाटर, लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर देन HF इवन व्हेन HF हैज़ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बता सकते हो क्यों? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ज़्यादा, नो डाउट, लेकिन हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल्स फर्दर, एक वाटर मॉलिक्यूल आगे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाता है, लेकिन एक HF सिर्फ 2 HF मॉलिक्यूल्स के साथ, है ना। तो इस वजह से किसमें आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवरऑल तो नो डाउट ज़्यादा हो रही है, आपकी HF में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड किसके ज़्यादा हो जाएंगे, किसके ज़्यादा बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, वाटर के। तो नेचुरली उसको बॉयल करने में ज़्यादा आपको हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स हो गए। अच्छा, उसके बाद हमने 5 पॉइंट्स किए थे ना, ये 5 पॉइंट्स में आप कह सकते हो कवर अप हो जाएगा। 6th पॉइंट है, देखो आपका विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मूवमेंट कम होगी। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ, मतलब इन दोनों के लिए कहा जा रहा है बोथ। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उस मॉलिक्यूल की और सरफेस टेंशन भी,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपका ये आता है कि आइस कैन फ्लोट ऑन वाटर। ये बहुत पूछा जाता है, आइस कैन फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। या फिर क्या कहा जाता है, आइस हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर। अब नॉर्मली हम क्या पढ़ते आए हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है देन लिक्विड। सॉलिड हमारा यहाँ सॉलिड स्टेट है ना आइस, और वाटर आपका लिक्विड स्टेट है, तो इस हिसाब से तो डेंसिटी ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी, आइस की। लेकिन एक्चुअल में आइस की लोअर डेंसिटी है। देखिए मैं आपको एक क्या कहते हैं डायग्राम जैसा बनाती हूँ, ठीक। इसको रब कर दूं मैं थोड़ा सा, H एंड, ठीक, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ वाला H आपका फर्दर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, और ये इधर जुड़ा होगा, ठीक। यहाँ अगर मैं एक H और लगा दे रही हूँ, यहाँ पे भी ऐसे ही H आ जाएगा, ठीक। तो ये H थोड़ा सा दूर ड्रॉ कर दें, बड़े ध्यान से देखना, मैंने एक फिगर ड्रॉ की हुई है। अभी मैं इसको कलर या तो डिफ्रेंशिएट कर दूंगी, तो आपको यस कलर में डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ तो आपको डिफरेंट कलर से आसान हो जाएगा। एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और यहाँ, देख सकते हो आप, मैंने 4 जगह पिंक पिंक ड्रॉ किया है। एक ये वाटर मॉलिक्यूल था H2O, ये अलग वाटर मॉलिक्यूल है, ये अलग वाटर मॉलिक्यूल है, ये अलग वाटर मॉलिक्यूल है। इन सब में मैंने ओवरऑल बॉन्डिंग दिखाई है। बीच में एक ये स्पेस जैसा दिखा दिया ना, स्क्वायर जैसा बन रहा है, बर्फी जैसा, और बीच में क्या है आपकी स्पेस। तो आइस जो है उसमें आपके वाटर मॉलिक्यूल्स इसी तरह से एसोशिएट कर जाते हैं, ठीक है। उनके बीच में एसोशिएट होने के बाद, जुड़ने के बाद, वो सारे मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स आइस में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में जुड़ते हैं ना, उसमें जुड़ने के बाद देखो क्या होता है कि आपके सेंटर में स्पेसेस रह जाते हैं, ठीक है। उन स्पेसेस के कारण क्या है, डेंसिटी आपकी क्या हो रही है, ऑब्वियसली घट रही है, वो आपका एरिया कम हो रहा है ना। सो उस स्पेस के कारण ही आइस फ्लोट कर पाती है। वो उसको आप ये कह सकते हो बायोन्सी प्रोवाइड करता है। बायोन्सी मतलब आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, बायंट फोर्स, वो वाली चीज़ सेम, कि आपका एक यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो रहा है, फ्री ओपन स्पेसेस कह सकते हैं हम, जहाँ पे आपकी मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, दूर दूर हैं मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए आइस की डेंसिटी कम है इन कंपैरिजन टू वाटर, या हम ये कह सकते हैं कि आइस कैन फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। तो इनकी वजह से अब उसके बाद सपोज कीजिए जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे, आइस को आपने हीट करना शुरू किया, क्या करेगी वो, मेल्ट करेगी। तो कुछ ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो जुड़े हुए हैं वो टूटने लगेंगे। टूटने लगेंगे मतलब ये स्पेस आपका गायब होने लगेगा, वो मॉलिक्यूल्स पास आने लगेंगे। पास आने लगेंगे तो ऑब्वियसली डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम घटेगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है देखो, D=m/v। वॉल्यूम घटेगी, है ना, मॉलिक्यूल्स आपके दूर दूर थे, वो पास आने लग गए, तो वॉल्यूम घटी, डेंसिटी बढ़ी। तो इसीलिए कि हम क्या बोलते हैं, आइस हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर, पानी की डेंसिटी आपकी ज़्यादा है, ठीक। इसी पे बेस्ड आपका एक तो ये कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट आपका क्या है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में अगर हम कन्वर्ट करें तो 273 + 4, ऐसे ही करते हैं ना, 73 + 4 277, या फिर 277 केल्विन, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बात है, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है इस टेम्परेचर तक। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा आइस, आइस से हम आए वाटर पे, क्या हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपके एसोसिएटेड थे यहाँ पे इस तरह से, ये धीरे धीरे क्या कर रहे थे, टूटते जा रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड और पास आते जा रहे थे, मॉलिक्यूल्स पास आते जा रहे हैं, तो यानी वॉल्यूम आपकी घट रही है एंड डेंसिटी बढ़ रही है। डेंसिटी बढ़ती जाएगी एक स्टेज तक, जब 4 डिग्री सेल्सियस आ जाता है उसके बाद आपका जो एक्सपेंशन हो रही है ड्यू टू दिस वाटर मॉलिक्यूल्स की टूटने की, उसको ओवरकम करने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम आपकी, मैंने कहा ना मैक्सिमम डेंसिटी कब है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी इसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, तो वॉल्यूम यानी बढ़ेगा, है ना। तो जितनी ज़्यादा अगर आप उसके बाद हीट देने लग जाओगे एक टाइम के बाद, वो वॉल्यूम और इंक्रीज होने लग जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी ज़्यादा आप हीट एनर्जी अगर एनर्जी प्रोवाइड कर दे तो मॉलिक्यूल्स, जाहिर सी बात है उनकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, है ना, एक लिमिट के बाद। तो इसीलिए मैक्सिमम डेंसिटी आपकी कहाँ आती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे।
ये क्वेश्चन और फ्लोट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, इन दोनों पे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, सर्शन रीजन में पूछ लिया जाता है, या आपका एमसीक्यूज के फॉर्म में भी 4 सेंटेंसेस दिए होंगे, उसमें आपको पिक करने होते हैं अकॉर्डिंगली। तो उस पर ही बेस्ड ये आपका सारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। अच्छा, अगर मैं कहूँ सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी डे टू डे लाइफ में, देखो डे टू डे लाइफ में हमारी बॉडी में प्रोटीन्स खाते हैं ना, दालें खाते हैं, पल्सेस, प्रोटीन्स होते हैं सब में। प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हमारी बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत है ही। प्रोटीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अमीनो एसिड्स हैं। अच्छा, डीएनए की बात करते हैं, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वहाँ है, कहाँ नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब जगह है, ठीक है। वाटर कंटेंट, वाटर की हम बात अगर करें, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे लिए हेल्प करती हैं। और मैक्सिमम बॉडी की जो हमारी परसेंटेज है वहाँ पे भी, उसमें भी क्या है, वाटर ही है। सो ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। अब अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्ड को कंपैरिजन करना चाहूँ, ठीक है, इसको रब कर देती हूँ, यहीं पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। हल्का सा छोटा सा कंपैरिजन है एक तरह से। एक साइड मैंने लिखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक साइड में लिख रही हूँ कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसी फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है ना। तुम ये कह सकते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय, या दे हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्टिव फोर्सेस, ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ आपका क्या है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपकी जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, हाइड्रोजन बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड? ऑब्वियसली आपका कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर, ये लेस स्ट्रॉन्ग, लेसर देन कोवलेंट बॉन्ड कह लो, क्योंकि हम तो कंपैरिजन खाली इसके साथ कर रहे हैं ना, ठीक। और क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग के कारण? बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं उनके आपको एग्जांपल ले सकते हो कि कोवलेंट बॉन्ड के कारण ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा, बट हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यस चेंजेस आते हैं, ठीक। बॉन्डिंग की बात हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं हम, राइट। और फोर्सेस हो गई, एनीथिंग एल्स जो हम कह सकते हैं? बस बाकी तो हाँ, ये कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक आपका दूसरे टाइप का एटम होता है। कोवलेंट बॉन्ड में दो आपके जो एटम्स होते हैं सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ तो सेम हो ही नहीं सकते, अगर सेम होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना। तो ये भी आप एक पॉइंट दे सकते हो। तो एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैंने क्या बताया था आपको, कोवलेंट बॉन्ड और वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के इन बिटवीन है, राइट। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ हमारा हो गया, सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। आई थिंक हमने सारा कुछ ऑलमोस्ट कवर अप कर ही लिया है। सो हमारा चैप्टर होता है यहाँ कंप्लीट, ठीक है। सो तसल्ली से हमने बहुत अच्छे से 4 चैप्टर्स कर लिए हैं एंड मैंने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। अब बारी है इस चैप्टर की भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। हमने वैसे तो चैप्टर के बीच में भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, बट थोड़े से क्वेश्चन जो अलग से आ रहे होंगे या जहाँ ट्रिकी सा क्वेश्चन है वो मैं जस्ट आपसे वैसे ही डिस्कस कर लूँगी, कुछ क्वेश्चन पूछ लूँगी। होपफुली कहीं ना कहीं आपका वो काम आ जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैंने आप देख सकते हो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये पूरे चैप्टर के मिक्स्ड है ना। वैसे तो हमने साथ के साथ काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, बट स्टिल रैंडमली मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस पिक कर लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई NaCl गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3 बट CCl4 नॉट। कंसेप्चुअल है कि आपका NaCl वाइट प्रेसिपिटेट क्यों दे रहा है AgNO3 के साथ। देखिए जब आपको पता है NaCl और AgNO3 रिएक्ट करता है तो कंपाउंड आपका बनता है AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। AgCl NaNO3 बनेगा, बट CCl4 के साथ ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपका NaCl कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, वो आयंस देगा, नेचुरली रिएक्शन उसकी होगी AgNO3 के साथ, है ना, आयनिक रिएक्शन होगी। CCl4 आपका कोवलेंट कंपाउंड है, इसलिए नहीं देता, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, आयनिक और कोवलेंट नेचर पे बेस्ड, ठीक है। मैं आंसर्स नहीं लिख रही हूँ, मैं जस्ट डिस्कस कर रही हूँ आपसे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कंपाउंड आपको बड़ा सा दिया हुआ है और कहा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ S करेक्टर। आपने मेंशन करना है किसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन का नंबरिंग दे रखी है। तो डिक्रीज S करेक्टर हमें कैसे पता लगेगा, हाइब्रिडाइजेशन से। sp में सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 देन sp3, करेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि sp कौन सा है, जहां ट्रिपल बॉन्ड है वो sp है, तो C1 आपका हो गया sp। उसके बाद डबल बॉन्ड जहां है C3sp2 एंड देन C2sp3। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका कहा था, मतलब
सबसे ज़्यादा जिसमें होगा उसको सबसे पहले। तो C1 C3 C2 आपका क्या आ गया करेक्ट आंसर। मैं आंसर ना डिफरेंट कलर से लिखती हूँ, थोड़ा सही रहेगा। C1 C3 C2 इसका ट्रेंड आ गया। क्लियर। अब है N2 हैज हाइयर बॉन्ड ऑर्डर देन NO। हमें पता है नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड ऑर्डर है 3, ये तो हमें पता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। NO में अगर आपको देखो निकालना होगा तो पहले तो चेक करो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके N में 7 प्लस ऑक्सीजन 8, 8 7 15। तो यानी आपका 15 इलेक्ट्रॉन्स वाला डायग्राम कौन सा बनेगा, याद करो, ये वाला। ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये वाला। ठीक है, ये जस्ट आप साइड में इसको ड्रॉ कर लो। और इसके नीचे आपके दो पूरे क्लोज शेल थे ना, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे चले गए। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 था आपका यहाँ आ गया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अब जरा निकालो। तो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका नीचे वाले अगर मैं सारे कैंसिल आउट भी कर दूं, टोटल एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से निकालते हैं ना, हाफ बॉन्डिंग कितने हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 कितना होता है 6 माइनस 1 5 5/2 2.5। तो यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। बस आपको कुछ नहीं करना था, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके दिखाना था एंड आपकी लाइन अपने आप जस्टिफाई हो जा रही है कि N2 का हायर बॉन्ड ऑर्डर है देन NO। बस यहाँ आपको पता क्या होना चाहिए था कि डायग्राम कौन सा लगेगा। यहाँ आपको 15 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसका मतलब जो आपका 14 इलेक्ट्रॉन तक वाला डायग्राम है वो नहीं आएगा, उससे ज़्यादा वाला आएगा जो आप O2 में यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसका डायग्राम और उसका डायग्राम ही डिफरेंट है। ये यहाँ पे एक मैं आप कह सकती थी कि जस्ट इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था वो ये था, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम एंड उसका एनर्जी लेवल डायग्राम डिफरेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक नाइट्रोजन। क्लोरीन की और नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू जो है पॉलिंग स्केल पे सेम है, बट स्टिल नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ क्लोरीन। क्यों होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए, सब कुछ है, ठीक है, बट कंपेरेबल साइज भी चाहिए। क्लोरीन के पी ऑर्बिटल्स का साइज ऑब्वियसली वैसा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन हैज लार्ज साइज, देयरफॉर इट डोंट अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, आगे है, हाँ ये क्वेश्चन ट्रिकी आया। MgO ट्रिकी तो क्या आया, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड दोनों में से किसकी हार्डनेस ज़्यादा है? अब अगर आपको ध्यान हो तो फेजेंस रूल या फेजांस रूल, जो भी आप उसको बुलाना चाहो उस बेचारे के नाम को, है ना, याद आया? पहला इसका फैक्टर क्या था, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर उसकी, एंड मतलब कि उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होना था। तो स्मॉलर साइज किसका होगा? अदरवाइज देखो चार्ज दोनों पे सेम है, एनायन तो दोनों का सेम ही था, तो साइज भी सेम है एनायन का, अमाउंट ऑफ चार्ज जो है एनायन पे वो भी सेम है। कैटायन पे भी दोनों में चार्ज सेम है, +2 अब क्या चीज़ रह गया, सिर्फ एनायन रह गया, सिर्फ साइज रह गया ना, साइज ऑफ कैटायन। Mg आपका ग्रुप में ऊपर आता है, कैल्शियम नीचे आता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो हमारा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट नेचर डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ज़्यादा कोवेलेंट आपका वो होगा नेचर एंड मोर विल बी द हार्डनेस। ठीक है, ओके। विच हैज़ हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट, ओके, किसकी होगी? CO2 में तो कैंसिल आउट हो जाता है, स्ट्रक्चर ही हमारा ऐसा है, ए ऐसे लीनियर, ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसमें डाइपोल मोमेंट है ही नहीं इतनी। HI में आपका लीनियर मॉलिक्यूल है, यहाँ आपका बेंट मॉलिक्यूल है, एंड SO2 में भी आपका S एंड O2, यहाँ पे आपका बेंट मॉलिक्यूल है। ओवरऑल अगर आप देखो HI और CO2 तो कैंसिल आउट हो रहा है ना। वाटर एंड SO2 में सेंट्रल एटम है आपका कौन, ऑक्सीजन, एक जगह सल्फर, एंड नो डाउट हाइड्रोजन जहाँ आपका प्रेजेंट है वहाँ वाटर में, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, आपका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, एंड डायरेक्शन भी मैटर करती है। डाइपोल मोमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो ओवरऑल आपका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आएगा वाटर का। ठीक, CO इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, इन चारों में से किससे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इन चारों में से किसके साथ? CO कार्बन 6 एंड ऑक्सीजन 8, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन इसमें चेक करना है हमें कि किसके पास है। अभी अभी आपने NO किया था ना 15 इलेक्ट्रॉन,
एक प्लस दिखा हुआ है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, तो इसमें आ गए 14 इलेक्ट्रॉन, 7 7 14, इसमें भी 14 है। SnCl4 में तो हो नहीं सकता, टिन अपने आप में अच्छा खासा मतलब उसका एटॉमिक नंबर है, तो जाहिर सी बात है 14 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। NO2 में जरा चेक करना, नाइट्रोजन में 7 आ गया, ठीक है, 2 ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है 8 8 प्लस करोगे तो आपका 16, 16 प्लस 7 प्लस एक नेगेटिव चार्ज, 14 नहीं है, ऑलरेडी आपका ज़्यादा आ रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, NO प्लस और N2। तो आपका कई बार एग्जाम में, कुछ एग्जाम्स में ऐसा होता है ना, मोर देन वन आंसर, तो वहां पे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है शायद ऑप्शन चेंज कर देते या पेयर्स में ऑप्शन देते, तो जो पेयर आपका ये वाला होता उसमें आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक आंसर आ जाता है ना, वो करेक्ट आंसर होता है यानी आपका। फिर आता है अगला एक क्वेश्चन, मैंने आपको कह रखा दे रखा है, नोडल प्लेन्स बताओ, किसमें, पाई 2px एंड पाई स्टार 2px में। अब आपको देखो नोडल प्लेन अगर ध्यान हो, पाई वाले में एक आपका प्लेन आता था ना, बीच में एक सेंटर में आता था, बट एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या होता था, वो अलग अलग हो जाते थे, तो ऐसे वाला और ऐसे वाला, अब जिसको फिगर ध्यान हो, ये और ये दो तरह के आपके, ये ध्यान है, इस तरह का हो जाता था, राइट, ये आपका एक इधर एक इधर, तो ये आपके दो प्लेन्स आ गए ना, तो एंटी बॉन्डिंग में आपके दो नोडल प्लेन्स आएंगे एंड बॉन्डिंग में आपके यानी पाइप 2px में आपका एक नोडल प्लेन आएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, पूरे चैप्टर में से मैंने पिक किए हैं कंबाइन करके, तो एक तरह से आपकी रिवीजन हो जा रही है। अब ये आपको खुद पता लग रहा होगा कि कितना आपको चैप्टर अच्छे से आता है, कितना अभी करना बाकी है, कितना मुझे बार बार और पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या करो, वीडियो को एक बार पूरा पढ़ लिया ना, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पॉज कर लो, खुद से पहले ट्राई करो, फिर चेक करो कि आंसर सही है या गलत। बाकी आपकी प्रैक्टिस आपको पता है मेंटी क्विज में हो ही जाती है ना। एक क्वेश्चन और है KO2 रिलेटेड, KO2 मॉलिक्यूल दिया गया और कहा गया इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को बताओ। अब मैग्नेटिक बिहेवियर KO2 में अगर हम देखें, K प्लस O2 नेगेटिव ये है, ठीक है। O2 नेगेटिव मतलब सुपर ऑक्साइड आयन, आपको याद है हमने पिछले लेक्चर में किया था, सुपर ऑक्साइड आयन का पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम किया था, एंड वहां से हमें पता लगा था कि वो क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ओवरऑल KO2 मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बड़ा सिंपल था ना। सो इसी तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे कंबाइन करके, कोवेलेंट नेचर पे आ गया, फेजान रूल पे आ गया, मैं आपको साथ ही साथ बताती गई हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने क्या करना है, अब आपका काम बस इतना सा है कि आपको चैप्टर पूरा तसल्ली से रिवाइज करना है। हर हफ्ते में आपको देखो इंटरेक्टिव सेशन आपके साथ करती हूँ। कमिंग वीक में आपके केमिस्ट्री के जो कहते हैं ना एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उनसे रिगार्डिंग कुछ हम क्वेरीज हैं वो लेंगे, कहाँ पे कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा बुक्स के रिगार्डिंग हम कुछ डिस्कस करेंगे। एंड मेंटी क्विज आपका दोबारा पहले से ही बता दे रही हूँ मैं, सेकंड चैप्टर का होगा, तो आप पहले से ही तैयारी करके रखिए भाई। मेंटी क्विज आपका एक वीक में एक होता है, ठीक है, और एक चैप्टर का 2 बार ही हम क्विज करते हैं, तो उसने में आपका चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, राइट। सो मैं आप लोगों को पहले से ही बोल रही हूँ कि सेकंड चैप्टर का होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। सेकंड चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम था ना, उसको तसल्ली से तैयार करो, उसका क्विज मैं क्रिएट करूंगी। एंड क्विज में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अब मैं दे रही हूँ जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो पढ़ना एक अपना अलग तरीका होता है, लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हमें नहीं पता लगता कि कितनी तैयारी हुई है। सो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है कि आप चैप्टर अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ई अकेडमी स्कूल एंड एजुकेशन को क्या करना है, यस यू गॉट इट राइट, सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार वीडियोस, लाइक करो, ढेर सारा अपना प्यार दो एंड पढ़ते रहो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।